हे दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे मारवाड़ी शैली की एक नई उपशैली बीकानेर शैली के बारे में चर्चा करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे किशनगढ़ शैली के बारे में चर्चा की थी। किशनगढ़ शैली का पुराना नाम सैठोलॉव था, जिसको राजा किशन सिंह ने बसाया था, इसकी स्थापना की थी। उनके सावंत सिंह, जो बाद में किशनगढ़ शैली के कर्ता धर्ता हुए, जो राजा हुए, जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके ग्रंथों का संकलन नगर सामुच्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं के समय में बनी ठनी, जिसे हम रसिक बिहारी के नाम से भी जानते हैं, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, निहाल चंद ने उसका उस समय पर चित्रण कार्य किया था, चित्र बनाया था। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी और आज हम बीकानेर शैली के बारे में चर्चा करेंगे। बीकानेर शैली की स्थापना राव बिकाजी ने की थी। कहते हैं इस शैली की या बीकानेर की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंत में, और कहीं कहीं किसी बुक में आपको 17वीं शताब्दी के आरंभ में भी मिलेगा पढ़ने को। तो 16वीं शताब्दी के अंत में इस बीकानेर की स्थापना हुई, प्रादुर्भाव हुआ और इस शैली का प्रादुर्भाव हुआ, स्टार्टिंग हुई। इस शैली के प्रणेता यानी कर्ता धर्ता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्ता धर्ता जिसके ऊपर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस शैली की, तो उस बीकानेर शैली के प्रणेता रुकनुद्दीन अली राजा उस्ता, जिससे पहले उस्ताद कहकर पुकारा जाता था, ये प्रणेता थे। जब राजा राय सिंह राजा थे, उस समय उनके समय में भगवत पुराण चित्रित हुई थी, जिसे बीकानेर शैली की पहली चित्रण माना जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि मुगल शैली का जो असर है वो बीकानेर शैली में आया कहाँ से। तो इसका जवाब है कि जब राय सिंह राजा थे तो इनके ये अकबर और जहांगीर के बड़े विश्वास पात्र थे और वो मुगलों की तरफ से लड़ाइयां लड़ा करते थे। अपने इन्हीं संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से यानी सलीम से कर दिया। और जब इनके संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए, इतने अच्छे हो गए, तो मुगल चित्रकारों का आना जाना बीकानेर शैली में लग गया और वो उस राज्य में आकर चित्रण कार्य करने लगे, जिनमें अली राजा उस्ता और रुकनुद्दीन का नाम सबसे ऊपर आता है। राज सिंह के समय की कालिदास द्वारा लिखी सटीक मेघदूत का चित्रण हुआ। राज सिंह के बाद उनका बड़ा बेटा दलपत सिंह और उसके बाद उनका दूसरा बेटा सूरज सिंह गद्दी पर बैठा। जब सूरज सिंह का बेटा करण सिंह गद्दी पर बैठा, तब उसकी औरंगजेब से बनी नहीं, उसके संबंध खराब हो गए। क्योंकि संबंध खराब होने का सिर्फ औरंगजेब से सभी राजाओं का एक ही था, क्योंकि उनका जो चाल चलन था, मंदिरों को तोड़वाना, ऐसी आदतों के कारण अधिकतर राजाओं के उनसे संबंध खराब हो गए थे। करण सिंह ने ही अपने काल में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें अली राजा ने कलात्मक रूप दिया। रसिक प्रिया, जो केशव द्वारा रचित है, उसका चित्रण उसका चित्रण रुकनुद्दीन ने किया और इन्हीं के समय में किया, करण सिंह के समय में। इस शैली में राम सीता, राधा कृष्ण जैसे धार्मिक चित्र बनाए गए हैं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीकानेर शैली में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का चलन चल पड़ा था, उनका चित्रण हुआ करता था। कुछ चित्र जैसे रनिवास के कक्षों, दरवाजों पर स्त्री चित्रण की परंपरा थी। सूरत सिंह ने शीश महल का निर्माण करवाया और अनूप महल, जो राजा अनूप सिंह थे, उन्होंने उनका जो महल था उसको सजवाया था। अनूप सिंह राजा के काल को ही बीकानेर शैली के विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसीलिए
अनूप सिंह की के काल को इस शैली का, या राजा अनूप सिंह को इस शैली का प्रवर्तक कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके चित्रकारों के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इस बीकानेर शैली को समृद्ध किसने बनाया। तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है राजा राय सिंह का, उसके बाद करण सिंह का, और उसके बाद अनूप सिंह का। करण सिंह के तो आप जानते हैं संबंध खराब हो गए थे औरंगजेब से, और उन्होंने फिर हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाना स्टार्ट कर दिया था। इन इन राजाओं ने ही अपने समय में बीकानेर की लघु चित्रकला को समृद्ध बनाने में योगदान दिया, और उनका साथ रुकनुद्दीन, उनके पुत्र साहबुद्दीन, अली राजा जो कर्ण सिंह के समय में काम किया करते थे, उस्ता, लुफा रहीम खान, शाह मोहब्बत, रामलाल और नूरुद्दीन जैसे कलाकारों ने काम किया। इनमें कुछ कलाकार मुगल काल से प्रभावित थे और कुछ चित्र पश्चिम भारतीय चित्रकला और राजपूत शैली की विशेषताओं का मिश्रण है। जर्मन के कलाकार थे एक हरमन गोएड्स। इन्होंने बीकानेर शैली से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी अपनी जो कलाकृतियां थी वो प्रकाशित की थी, जो बीकानेर शैली से संबंधित थी, जिसका नाम था आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। इस पुस्तक में उन्होंने बीकानेर शैली की अच्छी अच्छी कलाकृतियों को चित्रित किया था, प्रकाशित किया था। यही मुझे एक चीज याद आती है उस्ता जी की। उस्ता जी की जो कला थी वो बीकानेर शैली की विशेषता थी। एक्चुअली क्या था कि बीकानेर शैली में ऊंट की खाल पर चित्रण कार्य हुआ करता था, जो कि उसकी अपनी खुद की विशेषता है बीकानेर शैली की। जो उस्ता कला ही, वही ऊंट की खाल का चित्रण उस्ता कला कहलाई। क्यों? क्योंकि वो उस्ता कलाकारों ने ही उसको स्टार्ट किया था, इसीलिए वो उस्ता कला कहलाई। इसी को ध्यान में रखते हुए अकबर ने उस्ता कलाकारों को अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। अगर हम इस शैली में एक बात पर ध्यान दें कि इस शैली में मुस्लिम कलाकारों ने हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक कथाओं का चित्रण किया है, और जो इसकी विशेषताओं में गिना जाता है। इस शैली में नायिका का चित्रण वासक सज्जा के रूप में हुआ है। वासक सज्जा से मतलब है तैयार होना, सजना संवरना, दैट मीन्स मेकअप के रूप में हुआ है। जब नायिका इस शैली के जब चित्रों को देखोगे तो आप देखोगे पूरी तरह से मेकअप की हुई है नायिका, यानी तैयार हैं। तो वासक सज्जा से मतलब होता है तैयार होना। इस शैली में राजा डूंगर सिंह जब राजा बने तो उन्होंने यूरोपीय चित्रकला की ओर उनका झुकाव बढ़ गया था, और मुगल चित्रकला का प्रभाव कम हो गया था। जब इसी तरह बीकानेर शैली में यूरोपीय चित्रण आया था, क्योंकि राजा डूंगर सिंह का झुकाव यूरोपीय चित्रकला की ओर बढ़ गया था। बीकानेर शैली की एक और विशेषता है कि इनके चित्रों में राजाओं को जब चित्रण कार्य इनका किया है तो लंबी लंबी तलवार लेकर चित्रण कार्य हुआ है। जो राजा अनूप सिंह का चित्र है, जो बीकानेर के संग्रहालय में रखा हुआ है, उसमें भी राजा अनूप सिंह ने लंबी तलवार ले रखी है। जूते उनके जैसे, हम उस टाइम में स्लीपर टाइप की जूती थी, गले में 4-4 मालाएं उन्होंने पहन रखी हैं, कानों में कुंडल हैं। ऐसा चित्र बनाया गया है उनका, और इसी तरह का चित्र उनके बेटे सुजान सिंह का है। आगे बात करते हैं अजमेर शैली की। अजमेर शैली भी एक मारवाड़ शैली की ही उपशैली है। अजमेर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। अजमेर को अजयपाल चौहान ने 6ठी शताब्दी में बसाया था। पहले ये
दिल्ली, गुजरात, मालवा के राजाओं के अधीन था। यहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संत थे जिनसे अकबर आगरा से पैदल चलकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आए थे, और वो आगरा से पैदल अजमेर तक आए थे, और यहीं उन्होंने अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया जहांगीर के पश्चात। जहांगीर भी अजमेर में काफी समय तक रहा। शाहजहां ने भी अजमेर को अपनी राजनी और औरंगजेब भी थे जिन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बना रखा था अजमेर को। एक्चुअली मुगल राजस्थान की राजनीति को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने अजमेर को अपनी राजनीति का केंद्र बना रखा था। मुगल के पश्चात अजमेर को मारवाड़ ने अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद मराठाओं ने ले लिया इसको, और मराठाओं के बाद ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया ये। इसीलिए अजमेर में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी की संस्कृति और उनकी कला का समन्वय देखने को मिलता है। अजमेर में कुंवर संग्राम सिंह राजा हुए, उन्हीं के नाम से एक संग्रहालय है जिसमें संग्राम सिंह से संबंधित चित्रों का संग्रह है। इसी संग्रहालय में राजा पाबूजी, जो 1698 में बनाया गया चित्र था, जो चांद ने बनाया था, वो इसी संग्रहालय में रखा हुआ है। पूरी अजमेर शैली के बारे में जानकर सिर्फ ये समझ में आया कि राजस्थान एक शरीर है और अजमेर उसका हृदय है, क्योंकि अजमेर कितने के अधीन रहा। अगर हम अजमेर शैली के चित्रकारों की बात करें तो अजमेर शैली के चित्रकार में भाटी परिवार, पूरा खानदान यहाँ चित्रकारी करता था। जो लाल सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी, राय सिंह भाटी, ये सब भाटी फैमिली ही पूरी यहाँ चित्रकारी करती थी। अल्लाह बख्श यहाँ स्त्री चित्रकार भी थी। साहिबा स्त्री चित्रकारों में प्रमुख हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि स्त्री चित्रकार किस शैली में काम किया करती थी, तो वो है अजमेर शैली। अगर मैं अजमेर शैली को आपको शॉर्टकट में बताती हूँ तो अजमेर शैली इक्वल टू हिंदू प्लस मुस्लिम प्लस ईसा, तीनों का मिश्रण अजमेर शैली है। इन चित्रकारों ने लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी ऐसे रंगों का प्रयोग ज्यादा किया है। यह शैली चित्रकला की दृष्टि से राजकीय संरक्षण में विकसित होने के साथ साथ गरीबों की झोंपड़ी में भी चित्रों का निर्माण हुआ, गरीबों की झोंपड़ियों में भी विकसित हुई। गरीबों ने भी इससे संबंधित चित्र बनाए हैं। अमीरों के यहाँ तो कहते थे उस समय पर कि ये तो अमीरों के शौक होते हैं पेंटिंग करना, लेकिन अजमेर में गरीब की झोंपड़ियों में भी इस कला का विकास हुआ। आगे हम बात करते हैं नागौर शैली की। नागौर का प्राचीन नाम नागपुर, भुजंगपुर, अहिपुर, बहुत सारे इसके नाम रखे गए हैं। नागौर की स्थापना सपाद के चौहानों ने की। हालांकि नागौर शैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कोई एक आध कोई क्वेश्चन आ जाता है इसमें, अदरवाइज ना इसके चित्रकार इतने फेमस हुए हैं। बस कभी कभी आ जाता है इसका पुराना नाम क्या है या इसकी स्थापना किसने की, तो सपाद के चौहानों ने की। नागौर शैली के चित्रों का समय 1700 यानी 1700 टू 1750 के मध्य का है। लेकिन नागौर शैली का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। एक्चुअली नागौर शैली में कोई चित्रणकार तो हुआ नहीं है। नागौर शैली में अधिकांशतः भित्ति चित्रों का कार्य हुआ है, बुजुर्गों पर चित्रण कार्य हुआ है। चौहान राजपूत इसके संस्थापक थे, उनके समय का चित्रण कार्य हुआ है। एक्चुअली मुझे यही एक चीज याद आती है, गंगाराम जी, जो उनकी शैली को गंगाराम शैली कहा जाता है। वो मुंबई के चित्रकार हैं और उन्होंने ही
दो वृद्ध पुरुषों के मिलन का चित्र बनाया है। इसीलिए उसको गंगाराम शैली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो स्किन की सुकड़न है उसको बखूबी दर्शाया है। मुंबई के चित्रकार के नाम से अगर कभी आ जाता है एग्जाम में, तो गंगाराम जी हैं जो मुंबई के चित्रकार हैं, और उन्होंने वृद्धों से संबंधित चित्र बनाए हैं। दो वृद्ध पुरुषों के मिलन का दृश्य बखूबी उन्होंने दर्शाया है। अगर हम इसके थोड़े से इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानें, तो चौहान राजपूत इसके संस्थापक थे, यानी स्थापना करने वाले लोग थे, और गजनवी ने इस पर अपना अधिकार करके इसे स्वतंत्र मुस्लिम प्रदेश घोषित कर दिया था। बाद में, उसके बाद इसे अकबर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया। लगभग 60 वर्षों तक ये बीकानेर के, यानी अकबर के, मुगल के अधीन रहा, क्योंकि उस समय बीकानेर भी, तो मैंने आपको बताया पहले, बीकानेर में जो राजा थे वो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब के साथ इनके अच्छे संबंध थे, तो उनकी तरफ से लड़ाइयां लड़ते थे, तो ये बीकानेर के राजाओं के अधीन रहा, यानी मुगल के अधीन रहा। जब राजा डूंगर सिंह हुए थे, उस समय थोड़ा मुगल का प्रभाव कम हुआ था, लेकिन यूरोपीय प्रभाव बढ़ गया था, इसीलिए बीकानेर मुगल के अधीन रहा। जब जोधपुर के राजा अजीत सिंह जब राजा हुए थे, आई थिंक ये 1707 से 1724 तक की बात है, जब अजीत सिंह ने इसे अपने अधिकार में कर लिया था, जो जोधपुर के राजा थे, और उसे अपने पश्चात उसे छोटे पुत्र जो बख्त सिंह था उसको सौंप दिया था, क्योंकि उनकी अजीत सिंह की हत्या जब हुई थी, तो फिर से ये बीकानेर की रियासत बन गया था। बीकानेर ने दोबारा से अपने कब्जे में कर लिया। इसीलिए यहाँ के चित्रों पर मुगल प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे क्योंकि ये बीकानेर के चित्रों में मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा बीकानेर शैली में मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए, क्योंकि ये बीकानेर के राजाओं के अधीन रहा, इसीलिए इस पर भी चित्रण मुगल प्रभाव ज्यादा दिखने को मिलता है, उसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। एक्चुअली बीकानेर शैली, वो सॉरी, ये नागौर शैली में भित्ति चित्रण ज्यादा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। तो नागौर का दुर्ग, जो एक दुर्ग है, वो जोधपुर के किले से भी पुराना है, और उसमें भित्ति चित्रों के अवशेष आज भी विद्यमान हैं, जो नागौर किले के नाम से जाना जाता है। नागौर किले के भित्ति चित्रों का श्रेय राजा बख्त सिंह को जाता है। उन्होंने अंदर उसके नागौर किले के भीतर बादल महल और हवा महल महलों का निर्माण कराया, और इसमें भित्ति चित्र अंकित कराए। बादल महल को अमर सिंह राठौर का महल भी कहा जाता है, जिसमें भरपूर मात्रा में छत पर भित्ति चित्रण हुआ है, दीवारों पर भित्ति चित्रण हुआ है। और दूसरा है बादल महल, हवा महल। हवा महल की विशेषता है कि इसमें नारी चित्रों की प्रधानता है, जैसे कि कुंड में नहाती हुई 12 स्त्रियां, इन्हें दर्शाया गया है। मद्यपान करती हुई स्त्री को दर्शाया गया है। एक भित्ति पर पहलवानों को कुश्ती करते हुए दिखाया गया है। जनानी अ, जनानी ड्योढ़ी और शीश महल के चित्र डिस्टेम्पर लगने से खराब हो गए हैं, क्योंकि जो बाद में इसमें डिस्टेम्पर लगाया, इसमें पेंटिंग वगैरह की जाती है, मतलब पुताई वगैरह से इनके चित्र ये खराब हो गए हैं। शीश महल के चित्र भी इसी तरीके से पुताई वगैरह कराई गई है, जिससे खराब हो गए हैं। तो ये आज हमने नागौर शैली तक, यानी मारवाड़ शैली की पूरी उपशैलियों के बारे में चर्चा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्टडिंग। बाय फॉर नाउ।